हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस के ऊपर और मैरिज के ऊपर कि हम कैसे मैरिज को एनालाइज कर सकते हैं सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड और कारक को एनालाइज करके। और हम आज की स्पेसिफिक जो वीडियो है वो हम बैड कॉम्बिनेशंस ऑफ मैरिज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे देखा जाए कि आपकी शादी या आप जब किसी पार्टनर के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम कैसे पता लगाएं कि ये जो मैरिड लाइफ है इस पर्सन के साथ शादी करके आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशंस है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे और हम एग्जाम्पल चार्ट्स पे करेंगे जिसके अंदर हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो अब जो हम कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं वो बैड मैरिड लाइफ को तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ वो डिले इन मैरिज को भी दिखाते हैं और डिनायल ऑफ मैरिज को भी दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 9 ही ग्रह हैं और 12 ही घर हैं और 12 ही राशिज़ हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमको बार-बार सेम इफ़ेक्ट देखना पड़ता है। ठीक है? जैसे कि मतलब एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो, जो कॉम्बिनेशंस बैड जॉब को दिखाते हैं, सेम कॉम्बिनेशंस एक अच्छे बिज़नेस को दर्शाते हैं। क्योंकि 6th से ऑपोज़िट होता है 12th हाउस और 12th हाउस आपके बिज़नेस को दिखाता है। ठीक है? सिमिलरली जो कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जब उसके अंदर जो गुड कॉम्बिनेशन होते हैं और जो बैड होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि शादी हो जाएगी बट खराब मैरिड लाइफ रहेगी। ठीक है, बट जब गुड कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, मतलब गुड कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, तो और बैड जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कम होते हैं, तो हम कहते हैं कि शादी हो जाएगी बट डिले के साथ होगी। ठीक है, और शादी अच्छी चल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जब बैड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गुड कॉम्बिनेशन ज़ीरो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये डिनायल ऑफ मैरिज है। ठीक है, और जब जो अभी कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगा अगर वो D1 में पाए जाते हैं और D9 में नहीं पाए जाते हैं, विच मीन्स कि इनिशियल पार्ट ऑफ द मैरिज में मतलब पार्टनर को ढूंढने में काफ़ी स्ट्रगल आएगा। ठीक है, काफ़ी बार आपका माइंड डाइवर्ट करेगा शादी करने के लिए, बट इवेंचुअली जब शादी हो जाती है तो वो मैरिड लाइफ अच्छी चलती है और आपको पार्टनर भी एक अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, बट इनिशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलता है 1-2 साल, उसके बाद में स्मूथ रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, तो ऐसे उस कॉम्बिनेशंस को हमें देखना है, मॉडिफाई करते रहना है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट चार्ट्स। तो मैरिज को एनालाइज करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो है राशि का और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि इसको देखना कैसे है। बट अभी हमें एक बेसिक आइडिया तो पता ही है कि अगर सेवन्थ लॉर्ड 6 से 12 हाउस में होता है तो शादी के लिए खराब होता है। ठीक है, बट इसको और कैसे हम स्पेसिफिक करें कि और कैसे हम देखें, क्योंकि अगर एक ही कॉम्बिनेशन है कि बस सेवन्थ लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन तो आपको हजारों चार्ट में मिलेंगे बट सबकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसी प्रिंसिपल को और देखेंगे कि कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राशि से। तो जो मैरिज के लिए सबसे खराब राशि हैं वो है वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज कैसे करना है कि नेचुरली अगर आपके जोडिएक के अंदर मतलब अगर आपके चार्ट के अंदर सेवन्थ हाउस के अंदर जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न की राशि आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कैंसर असेंडेंट है तो आपके सेवन्थ हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न की राशि आएगी। ठीक है, तो वो नेचुरली एक रेड इंडिकेटर है कि ये पहले लेवल पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि शादी के अंदर दिक्कत आने वाली है, सिर्फ ये पहले लेवल का इंडिकेशन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो सेवन्थ लॉर्ड है, ठीक है, जो कि सैटर्न बनेगा इस केस में कैंसर असेंडेंट के लिए, तो अगर सैटर्न चला गया वर्गो के अंदर, ठीक है, अगेन ये फिर सेकंड लेवल पे इंडिकेशन है कि इसने चीजें और खराब कर दी है। ठीक है, थर्ड फिर हम देखेंगे मून को और वीनस को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मून भी वर्गो में है या मून स्कॉर्पियो में। ठीक है, ये थर्ड लेवल पे इंडिकेशन है कि ये चार्ट मैरिज के लिए नहीं बना है। और फिर फोर्थ अगर वीनस भी स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या वर्गो के अंदर चला जाता है, तो ये फोर्थ लेवल पे इंडिकेशन है राशि चार्ट के अंदर ही कि ये शादी नहीं चलने वाली। मतलब ये शादी कभी भी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं दिखा सकती। ये इंडिविजुअली इस पर्सन की डेस्टिनी में यही लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने राशिज बताई हैं जो कि सेवन्थ हाउस में आपको खराब इफेक्ट देती हैं मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। सिमिलरली
जो प्लैनेट्स हैं वो हैं सैटर्न, मरकरी और केतु। ये 3 प्लैनेट्स और जो साइंस मैंने बताया जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जब इनका कॉम्बिनेशन है और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन 7th हाउस से, मून से, वीनस से, 7th लॉर्ड से बनता है, तब जाके ये बैड मैरिड लाइफ को दिखाता है। और जैसे जैसे ये इसमें एक्सपैंड होता रहता है, जैसे कि 7th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन है, 7th लॉर्ड भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर है, और मून भी और वीनस भी है। जब चारों के चारों ही इम्पैक्ट दे देते हैं तो ये डिनायल ऑफ मैरिज को दिखाता है। ठीक है, D1 के अंदर ही ये डिनायल ऑफ मैरिज को दिखा देता है, इसमें D9 की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं होती। बट ये हर जगह से दिखना चाहिए, मतलब मून भी इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, वीनस भी होना चाहिए, 7th हाउस भी होना चाहिए और 7th लॉर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिनायल ऑफ मैरिज को दिखा देता है। आपको 7th हाउस देखने की जरूरत नहीं, अगर 7th लॉर्ड ऑलरेडी कनेक्ट होता है उसके साथ तो जरूरी नहीं कि 7th हाउस के अंदर एक कॉम्बिनेशन में, हाउस किसी भी हाउस में कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बट अगर 7th लॉर्ड इन्वॉल्व है, मून और वीनस इन्वॉल्व, तो ये डिनायल ऑफ मैरिज को दिखाता है। बट इसमें से अगर 2 या 1 होते हैं तो ये डिले ऑफ मैरिज और बैड मैरिड लाइफ को कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको एनालाइज कैसे करना है कि आपको सबसे पहले हाउस देखना है, उसके अंदर जो राशि आती है वो देखनी है, उसमें अगर कोई ग्रह है तो वो देखना है, और जो ग्रह मैंने बताया सिर्फ वही खराब मैरिज को दर्शाते हैं। ठीक है, मार्स कभी भी खराब मैरिज को नहीं दर्शाता है, मार्स वायलेंस को दर्शाता है जब वो सैटर्न के साथ आता है तो अब ये जो चार्ट है, अब इस चार्ट के अंदर हमने जो अभी टेक्निक सीखी है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद होगा तो ये पिछला ही चार्ट है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस चार्ट के अंदर सेवन, सबसे पहले आपको क्योंकि हम मैरिज देख रहे हैं तो हमें सिर्फ 7th हाउस पे फोकस करना है, 7th लॉर्ड और मून और वीनस के अंदर। ठीक है, तो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि है, ये पहले लेवल का इंडिकेटर है कि ये खराब मैरिड लाइफ की तरफ दर्शा रहा है। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर सैटर्न भी वहीं पे है। ठीक है, थर्ड इंडिकेटर वीनस भी कैप्रिकॉर्न के अंदर सैटर्न के साथ कंजॉइंड है। ठीक है, अब 3 लेवल पे हमें इंडिकेटर मिल गया, बस एक मून बचा हुआ है जो कि मून लियो के अंदर, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा 7th हाउस के अंदर सैटर्न आ गया, 7th हाउस के अंदर जो राशि है वो भी सैटर्न की है और वीनस भी उसको कंजॉइंट है। ठीक है, जो हमने पैरामीटर्स देखे थे कि हमें एनालाइज करना है 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस और मून को, तो उसमें से बस एक मून बचा हुआ है जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा जितने बाकी ग्रह हैं वो सब एक बैड मैरिड लाइफ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और यही हुआ है इस चार्ट के साथ भी कि इन व्यक्ति का सेपरेशन हो गया 2 साल के बाद, क्योंकि जुपिटर और राहु थे। ठीक है, राहु मैरिज को दिखाता है हमेशा, वो मैरिज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जुपिटर और राहु थे तो उसने शादी तो दे दी, बट शादी की जो क्वालिटी है वो खराब कर दी क्योंकि सैटर्न वीनस थे। ठीक है, अब सेम चीज को, सेम जो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि बैड मैरिड लाइफ होगी, ये सेम चीज हमने तत्व से भी देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर कि कैसे इस चार्ट के अंदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। ठीक है, बट ये दोनों तरीके अलग अलग हैं, बट कंक्लूजन हर जगह से सेम ही निकलता है। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है इसी सेम टेक्निक को आप D1 में जैसे हमने अप्लाई किया D9 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपको और फेयर आइडिया होगा कि शादी के बाद कैसे चलेगा। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी एक डोमेन या एक एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आपको इम्पैक्ट नहीं डालती। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं किसी का 6th हाउस बहुत एक्टिव है, या पर्सन जॉब करता है, सिंपल, मतलब चार्ट देखने की जरूरत नहीं। अगर पर्सन जॉब करता है ना तो उसको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, तभी वो बिजनेस नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी से ही बहुत डर लगता है, उसको सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए जो कि उसको 6th हाउस से मिलती है। ठीक है, 12th हाउस अनसर्टेनिटी का हाउस है, वहां पे क्या होता है किसी को नहीं पता। ठीक है, और इसलिए दो लोगों के माइंडसेट के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये जो एक प्रिंसिपल है कि एस्ट्रोलॉजी के जब प्लैनेट्स या राशि एक एरिया को इफेक्ट करते हैं तो उसके ऑपोजिट एरिया को हमेशा ही खराब कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली किसी का 3rd हाउस बहुत एक्टिव है, ठीक है, जो कि अभाग्य का हाउस होता है, यहाँ पे आपको कर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 9th हाउस अपने आप ही वीक है। ठीक है, ऐसा पर्सन मानता है, ये मानता है कि उसने जो काम किया है, जो भी कुछ उसको मिला है वो उसके कर्मों के कारण ही मिला है, उसमें उसकी डेस्टिनी का कोई हाथ नहीं है। वहीं जिसका 9th हाउस एक्टिव होगा वो कहेगा कि वो सब कुछ कर भी देगा, तो भी कहेगा कि ये सब तो भगवान ने किया है। ठीक है, या सिर्फ ये सब तो किस्मत में था मेरी। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, तो वो ऐसे इफेक्ट करती है कि एक एरिया पे तो इफेक्ट करती है, उसके ऑपोजिट एरिया को भी अच्छा या बुरा करती है।
सिमिलरली किसी का अगर 7th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो वीक क्या कर देगा, वो लग्न को वीक कर देगा, विच मीन्स कि इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता, वो पार्टनर के बारे में सोचता है ज़्यादा, ठीक है, या फिर सोसाइटी के बारे में सोचता है और खुद के बारे में नहीं सोचता। अब ये तो हो गया पर्सनैलिटी वाइज, बट फिजिकली मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है कि इस व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लग्न जो होता है वो आपकी बॉडी भी है, ठीक है, उसने हमेशा पार्टनर्स के ऊपर ध्यान दिया, तो उसने लग्न के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसका हेल्थ खराब हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब हम मैरिज को देखते हैं, ठीक है, तो मैरिज 7th हाउस है और उसका ऑपोजिट आप है, ठीक है, तो अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब है या अगर आपके पास बैड कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिड लाइफ है, विच मीन्स कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकते हैं, ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, और इससे इस टेक्निक से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, ठीक है, और अगर आप कभी फ्यूचर में किसी पार्टनर का चार्ट भी एनालाइज करते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि हाँ ये रिलेशनशिप कैसा चलेगा, ठीक है, किस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप कितना हारमोनियस हो सकता है। इस टेक्निक से आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। शुक्रिया।